को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 9th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 3 चुनावी राजनीति शुरू करेंगे। लेसन 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है, हरियाणा बोर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस कम करेगी, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा लेसन 3 बनता है, चुनावी राजनीति। तो देखिए, जैसे नाम से ही अंडरस्टूड है चुनाव। इस लेसन में हम भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में जानेंगे कि देखिए चुनाव क्यों आवश्यक है। कोई भी देश जो कि लोकतांत्रिक है, वहाँ पर एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अपनी पसंद की सरकार का चयन कर सकें। तो आज के इस लेसन में हम भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में किस प्रकार के चुनाव होते हैं, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, मतदाता कौन है, मतदाता सूची में नामांकन कैसे कराया जाता है, तो उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, चुनावी राजनीति भाग 1। चलिए, जो आज का लेसन है, लेसन का नाम है चुनावी राजनीति भाग 1। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर चुनाव होते ही होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये लेसन हमें सिलेबस में दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य जो है आपको ये लेसन देने का, वो है लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। बच्चों को ये समझ देना कि हम जो वोट डाल के नेता चुनते हैं उसका चुनाव कैसे होता है, वो बताना। चुनाव क्यों ज़रूरी हैं और क्यों उपयोगी हैं, इसका ज्ञान देना। चुनाव प्रक्रिया का विस्तार से छात्रों को समझाना कि कैसे, ये तो है नहीं सीधा आज चुनाव की डेट रखी कल चुनाव हो गया। एक पूरा प्रोसीजर होता है चुनाव होने के लिए। जैसे कि चुनाव आयोग डेटों की घोषणा करता है, उसके बाद नामांकन, जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं वो नामांकन भरते हैं, अपना पूरा ब्यौरा उसमें देते हैं चुनाव आयोग में जाकर। उसके बाद चुनाव का प्रचार करते हैं, निश्चित तिथि को चुनाव होते हैं और उसके बाद उसका निर्धारित तिथि को परिणाम घोषित किया जाता। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसीजर है, उसको आपको समझाना इस लेसन का उद्देश्य है। और जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, उसके बारे में चर्चा करना है, क्योंकि आप जो बच्चे हैं वो आने वाले कल के मतदाता हैं भारत के। तो आपको ये समझाना कि कैसे आप निष्पक्ष चुनाव करने में अपना योगदान दे सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, जो सबसे पहला है, चुनाव की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए, हमारे देश की आबादी लगभग 130 करोड़ है। अगर मान लीजिए कोई नेता ना हो तो पूरे देश को चलाना कितना कठिन है। अगर हमें कोई निर्णय लेना हो तो इतनी बड़ी आबादी को इकट्ठे बिठाना भी बहुत कठिन काम है। तो जो चुनाव हैं वो समय पर होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर चुनाव किए जाते हैं। जैसे कि भारत में लोकसभा चुनाव 5 वर्ष के बाद होते हैं, विधानसभा चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। लेकिन अमेरिका में हर 4 वर्ष के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं। तो अलग अलग देशों में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। चलिए, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि चुनाव क्या है, कितनी अवधि के बाद होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला, जो भारत में सरकार है वो 3 स्तर की है।
केंद्र, राज्य और पंचायतें। ठीक है जी। जो केंद्र स्तर पर सदस्यों का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसे कि हम लोकसभा चुनाव कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरा देश 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि सांसद सदस्य के रूप में चुना जाता है। देखिए, जो पूरा भारत है, जिसमें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं, तो उससे 543 लोकसभा सीटों में बांटा गया है और ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। राज्य स्तर पर चुनाव को हम विधानसभा चुनाव कहते हैं। प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्र में एक अलग विशिष्ट संख्या में विभाजित किया गया है। जैसे हर राज्य में लोकसभा की सीटें अलग अलग हैं, विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उन्हें हम विधानसभा सदस्य या एमएलए भी कहते हैं। इसी तरह हमने अभी तक 2 स्तर देखे, लोकसभा और विधानसभा। अब हम तीसरा स्तर देखेंगे, जिसे हम स्थानीय स्तर या पंचायतें भी कहते हैं। गांव में लोकल स्तर पर शासन चलाने के लिए पंचायतें हैं और शहरों में नगर पालिका या नगर निगम है। नगर पालिका या नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या का देखा जाता है कि कितनी जनसंख्या, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर नगर पालिका या नगर निगम स्थापित की जाती है। प्रत्येक गांव और कस्बे को वार्डों में डिवाइड किया गया है और उसी के अंतर्गत वहाँ पर चुनाव के समय सदस्य खड़े होते हैं। जैसे शहरों में हर वार्ड के लिए एक पार्षद होता है, गांवों में एक सरपंच और कुछ पंच निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधि चुनने के साथ साथ प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का भी अधिकार है। हर व्यक्ति को वोट डालने का भी अधिकार है। अगर वो चाहे तो इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है। एक खुली चुनाव प्रतियोगिता में कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया ताकि उन लोगों को भी विकास का अवसर प्राप्त हो सके। आरक्षित प्रणाली में सभी समान अवसर सुनिश्चित करती है, कमज़ोर मतदाताओं को चुनाव का एक वास्तविक विकल्प प्रदान करती है। चलिए देख, कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें उस क्षेत्र से संबंधित उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों के लिए उनकी सीटें आरक्षित की गई हैं। एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में केवल आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र है। मान लीजिए कोई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वहाँ पर कोई भी सामान्य श्रेणी का, कोई भी ओबीसी कैटेगरी का उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। वहाँ केवल उसी संबंधित जाति से व्यक्ति ही कोई चुनाव लड़ सकता है। 1 सितंबर 2012 को जो 84 सीटें हैं, वो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, उसमें 84 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थी। इसी तरह जब गांव और शहरों में, गांव में जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं या शहरों में नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो उसकी कुल सीटों की 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मान लीजिए शहर में नगर निगम का चुनाव होना है, कुल हम लगाते हैं कि 12 सीटें हैं, 12 में से 1/3 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
वहाँ पर केवल महिला कैंडिडेट ही इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। जो हमारे भारत में चुनाव जो होते हैं उसमें वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर आयु का है, सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, निर्धन हो, किसी भी भेदभाव के बिना 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है। इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला देखते हैं, प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, किसी भी धर्म, भाषा, जाति से संबंधित है, उसे चुनाव में केवल एक ही मत देने का अधिकार है। प्रत्येक वोट का मूल्य समान है। ये नहीं कि वो बड़ा आदमी उसके वोट का मूल्य अधिक है, जो गरीब आदमी उसका कम हो। तो सभी के वोट का मूल्य एक बराबर ही है। 18 वर्ष से उससे अधिक प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, शिक्षा, योग्यता, वित्तीय स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार है। मतलब ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि अगर आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप वोट नहीं डाल सकते। 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट डालने का अधिकारी है। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी मतदाताओं की एक सूची तैयार की जाती है, जिसका कार्य जो है वो चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। इस सूची को आधिकारिक तौर पर मतदाता सूची कहा जाता है। इसमें निरीक्षण और सुधार के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को चुनाव से पहले अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अगर उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मान लीजिए मैंने मकान एक जगह से बेचकर दूसरी जगह ले लिया, या कोई और मेरे वोटर कार्ड में गलती है तो मैं उसे ठीक करवा सकूं, ऐसा अवसर मुझे चुनाव से पहले दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।